आज इन बच्चों को सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है जो 12th बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में काम आने वाली है। हेलो गाइस, दिस इज कपिल एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th 2022 यानी कि इस सत्र का जो पेपर आएगा उस पेपर को कैसे अटेंड करना है हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, उसके लिए हम बात करेंगे। और ये जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में उन सारे कंटेंट के बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे जिसमें हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जब हम लोग पेपर अटेंड कर रहे होंगे तब। कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं, सर इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें, हमें क्या छोड़ना है, क्या हमको इसमें पहले गेन करना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और आप लोगों को उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखोगे तो आपका जो मार्किंग है वो अच्छा हो सकता है। हम लोग अपनी मार्किंग गंवा बैठते हैं कुछ लापरवाही की वजह से। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी या आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, आप लोगों ने अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन आप लोगों ने कैसे उसको प्रेजेंट किया अपने आंसर शीट में, दैट्स मैटर। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, सबको मालूम है। अब 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा, उस 80 मार्क्स के पेपर में आपके पेपर में 4 डिवीजन बताए गए हैं। 4 डिवीजन मतलब है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेक्शन 3 हुआ करते थे। अब इस बार यानी पिछले साल से ही आपका जो पेपर में उसमें ग्रामर सेक्शन ऐड कर दिया गया है। सबसे जो पहला सेक्शन है वो आपके रीडिंग सेक्शन है और वो रीडिंग सेक्शन आपके वर्थ ऑफ 15 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स का आपको रीडिंग सेक्शन पूछा जाएगा। इस रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पार्ट दिए होंगे दोस्तों, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 2 पार्ट में से जो पहला पार्ट है वो एक आपके अनसीन पैसेज होगा और उस अनसीन पैसेज को आपको जो है 9 मार्क्स का बताया गया है। उसमें क्या करना होता है, जो आपके 3 क्वेश्चन लास्ट वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें वोकेबुलरी पूछी जाती है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये वोकेबुलरी वाले सवाल हमारे हमेशा गलत होते हैं, अब इसका हम क्या सॉल्यूशन करें? तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, चाहे आपके पास पासबुक्स हैं, चाहे डेस्क वर्क हैं, चाहे जो भी आपके अल्टरनेटिव जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल खूब सारी मिल जाती है, उन बुक्स में आने वाले सारे के सारे अनसीन पैसेजेस के अंदर जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, आपको उन तीनों क्वेश्चंस के बारे में आपको देखना है। यानी कि आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सभी बुक्स के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अंदर आपको सिर्फ पैसेज के लास्ट 3 क्वेश्चंस, उनके वर्ड मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो पूछे जाते हैं, वही आपको सारे पैसेज में पढ़ना है। एक पैसेज हार्डली आपको जो है 2 या 4 मिनट या 5 मिनट का समय लेगा। पैसेज पढ़ा, उसके हमने जो है जो उसके वर्ड मीनिंग से हमने इसको देख लिए। आप जितने पैसेज के वर्ड मीनिंग्स पढ़ोगे, हो सकता है उन्हीं में से कोई पैसेज अगर आपके एग्जाम में रिपीट हो गया तो एटलीस्ट आपके 3 नंबर ही पक्के हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है आप इसी के अंदर आपके वो आता है आपके अनसीन पैसेज नंबर 2, जो कि आता है ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं पैसेज में से आपको पढ़ करके करने होते हैं। उसमें भी आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस जो है वह वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होते हैं, तो करने होते हैं। उसका भी सेम पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया। जो बी है, उस सेक्शन बी में आपको राइटिंग सेक्शन से संबंधित सवाल आते हैं। अब राइटिंग सेक्शन में सवाल आपके ऑल ओवर 3 ही पूछे जाने हैं। देखो, सीक्वेंस हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, उस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। उनमें से कोई भी 2 पूछे जाते हैं और 1 आपको करना होता है। उसमें टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपके एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, नोटिस, आर्गुमेंट, ये 4 टॉपिक करने होते हैं। कोई भी 2 इनमें से आ सकते हैं और आप पिछले साल के पेपर को देख करके इनमें से जो नहीं पिछले साल आए हैं उनको छोड़ करके आप कोई भी 2 या 3 टॉपिक इसमें कवर कर सकते हैं। ये आपके 4 नंबर के हैं। अभी ध्यान रखना, इस 4 नंबर के टॉपिक के लिए आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो कि जब भी कोई भी सेक्शन न्यू सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो नया सेक्शन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम न्यू पेज। वो नया सेक्शन नए पेज से ही शुरू होना चाहिए। आप ऊपर मेंशन कर दो कि ये हमारा सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन है और इसका पहला सवाल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसमें जो 3 नंबर पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो तीसरा जो 4th क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो 4th क्वेश्चन आपके आता है लेटर राइटिंग। यानी राइटिंग सेक्शन का दूसरा टॉपिक हमको क्लियर करना होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग अपने बोर्ड में 4 टाइप के दिए हुए हैं। आपका बिजनेस क्लास का लेटर, आपका जो है ऑफिशियल लेटर, आपका लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। इसमें जॉब एप्लीकेशंस को इंपॉर्टेंट माना गया है और बाकी जो है बिजनेस क्लास का भी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखी जाए तो सभी जो लेटर हैं उन सारे लेटर्स का फॉर्मूला या पैटर्न कह दो वो एक ही हो सकता है। हाँ, बीच बीच में काफ़ी चीज़ें चेंजेस है, वो भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब इसमें इस बार जो 2023 का जो पैटर्न है उसमें आपको जो है बिजनेस क्लास का और आपका ऑफिशियल का कंप्लेन लेटर आपके आने की संभावना रहती है। अब एक बात मैं और दोबारा रिपीट कर दूं, जब आप
राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर आप 4th अटेंड कर रहे हो अपनी कॉपी में, उस वक्त यह लेटर, यानी जब आप लेटर कर रहे होते हो तब भी आपको कॉपी के नए पेज से ही शुरू करना होता है। लेटर कभी भी कॉपी के बीच में से या पैराग्राफ, आधे पैराग्राफ को छोड़ करके करना अनुचित होता है दोस्तों, क्योंकि लेटर अच्छा नहीं माना जाता है और एग्जामिनर पर नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आए तो उसके लिए मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अपना लेटर जो है क्वेश्चन है और कॉपी के नए पेज से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है अब क्या आएगा, रिपोर्ट राइटिंग का। अब रिपोर्ट राइटिंग जब आपके एग्जाम में आती है दोस्तों, तो रिपोर्ट राइटिंग के अगेंस्ट में ध्यान रखना, एक पैसेज पूछा जाएगा, वह पैसेज आपके अनसीन पैसेज होगा और उस पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में। अब यहाँ पर आपकी बेसिक जो इंग्लिश की नॉलेज है वो देखी जाती है। या तो आप रिपोर्ट रट करके जाओ, रिपोर्ट भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट के, उसमें एक्सीडेंट का एक कोई क्वेश्चन आ जाता है या एनुअल फंक्शन का, और कोई भी पास्ट इवेंट के संबंधित एक रिपोर्ट आपकी आ सकती है, कोविड की भी आ सकती है। और उसके अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहो तो आप पैसेज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको जो इजी क्वेश्चन लगे आप उसको पहले अटेंड करना। हाँ, अगर आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो भी कॉपी के नए पेज से शुरू होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है कि जो कि ग्रामर से संबंधित है दोस्तों। अब ग्रामर इस बार जो कि ऐड हुई है उसमें भी आपको 4 टॉपिक्स ग्रामर के बोर्ड ने यहाँ पर डिसाइड किए। चूंकि क्लास 12th की जो ग्रामर है दोस्तों वह बेसिक ग्रामर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब बेसिक ग्रामर नहीं है, इसका मतलब बेसिक ग्रामर क्या, बेसिक ग्रामर में जो टॉपिक आते हैं वो आपके आते हैं टेंसेस के संबंधित आते हैं, डिटरमाइनर्स आते हैं, आपके नरेशंस आते हैं, पैसिव वॉइस, ये भी सब बेसिक ग्रामर के टॉपिक है। लेकिन यहाँ बेसिक ग्रामर नहीं है। यहाँ पर जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं वो 4 टॉपिक आप देख सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहला टॉपिक आपके है फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर क्लॉज है, फिर सिंथेसिस है। ये चारों टॉपिक्स आपके नेक्स्ट आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत काम की चीज़ है ये। लेकिन चूंकि जिसको बेसिक ग्रामर आती है तो उसको उसके बाद में ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं। लेकिन चूंकि बोर्ड ये मानता है कि हम सबको बेसिक ग्रामर आती है 12th लेवल तक के बच्चों को, तो हम अब बच्चों को एडवांस ग्रामर ही हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और एडवांस ग्रामर के क्वेश्चंस उनको अटेंड करने पड़ेंगे। चूंकि अच्छी बात यह है कि 4 टॉपिक है लेकिन ग्रामर यहाँ पर आपके ओनली 8 मार्क्स की ही है दोस्तों। तो 8 मार्क्स की ग्रामर यानी कि एक टॉपिक में आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं अगर मान लो मैं पहला टॉपिक ले लेता हूँ आपका क्लॉज का टॉपिक, यहाँ पहला अपन लेंगे। क्लॉज के टॉपिक में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। उन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान रखना, क्लॉज और सिंथेसिस में कई सारी बच्चों की शिकायत है कि सर ये टॉपिक हमें सेम लगता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको अटेंड कैसे करें, हमारा सॉल्यूशन वो पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रामर के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें चूंकि जो ये क्लॉज का टॉपिक है उस क्लॉज के टॉपिक में आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे और आपको उन दोनों सेंटेंस को कोई एक कंजक्शंस वर्ड से जोड़ना पड़ेगा। कंजक्शंस वर्ड्स कौन कौन से हैं ये मैं अपने पहले की वीडियोस में डाल चुका हूं, आप वीडियोस पहले के चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आपको मैं फिर भी हिंट दे दूं कि आपको इसमें कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के संबंधित अगर आपको नॉलेज होगा तो क्लॉज को आप निपटा सकते हैं। चूंकि इसमें आपको कुछ WH वर्ड के संबंधित आपके कंजक्शंस हो सकते हैं, उन कंजक्शंस का यूज कैसे करना होता है वो क्लॉज वाले क्वेश्चंस में आता है। यानी 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों सेंटेंस को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से जोड़ने के लिए कहा जाएगा। ये क्लॉज का क्वेश्चन है कंटिन्यूली। अब आपको मैं बताऊं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो सिंथेसिस के होंगे। तो सिंथेसिस में और क्लॉज में यूं डिफरेंशिएट किया गया दोस्तों कि सिंथेसिस के अंदर हालांकि यहाँ पर भी सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंथेसिस में स्पेशली आपको ये कहा जाएगा कि 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए स्पेशली आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि ये इंस्ट्रक्शन है, आपको दोनों सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है या दोनों को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है कि या 2 सिंपल से एक सिंपल ही बनाना है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ही ध्यान रखनी है, अगर आप सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी छोटी सी बात है। यानी यहाँ पर आपको 4-5 टाइप के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। जैसे आपको पार्टिसिपल का आपको यूज आना चाहिए, आपको इन्फिनिटिव का यूज करना आपको आना चाहिए, आपको जीरंड का आपको यूज करना आना चाहिए। ये 3 चीजें जो बेसिकली है, यह अगर आपको आता है तो आप 2 सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड जोड़ने के लिए कहा जाएगा, अगर कहा जा रहा है, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करना आपको आता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए मैं डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ, आपको चूंकि ऑप्शंस मैं आप फिर बता देता हूँ। आपका जो पेपर आएगा वह मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, ना तो टफ होगा ना इतना ईजी होगा, और वैसे भी ग्रामर इतनी टफ नहीं आएगी। कुछ बेसिक चीज़ें जो आप बचपन से करते आ रहे हो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी।
अगर आपने नहीं पढ़ी ग्रामर के टॉपिक्स को तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं उस वक्त ये जरूर देखें कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बाद क्या उसका मीनिंग सार्थक हो रहा है। अगर उसका मीनिंग सार्थक हो रहा है दैट मीन्स हमारा सेंटेंस करेक्ट है। आपको कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में ध्यान रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स कहा जाए, दो सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने के कहा जाए तो उस वक्त आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये आपको मैंने क्लॉज और सिंथेसिस के बारे में बता दिया। अब तीसरा जो ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों वो आपके है प्रीपोजिशंस का, जो कि इसको प्रेपोजिशंस भी अपन कहते हैं और ये भी आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। क्योंकि प्रीपोजिशंस में भी आपको 4 प्रकार के टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ एटीट्यूड एंड प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। ये चारों प्रकार के आप पढ़ोगे तो उसमें से ही आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे और करना होता है। बेसिकली इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन आपको टाइम वाला आता है कि टाइम के संबंधित प्रीपोजिशंस कौन सा है, तो एड का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है, आपके ऑन का प्रयोग होता है। तो ये चीजें जो कि मैं आपको टॉपिक यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली पेपर का पैटर्न समझा रहा हूँ, तो आप उसको विशेष तौर से ध्यान से देख लें। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों वो आपके आते हैं फ्रेजल वर्ब। अब बच्चों का ये कहना है कि सर फ्रेजल वर्ब याद नहीं रखी जाती, हम याद रखते हैं तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ऑप्शंस आपको जो ब्रैकेट में दिया जाएगा वो 2 या 3 फ्रेजल वर्ब दी जाएगी। अब 2 या 3 फ्रेजल वर्ब में से एक ही फ्रेजल वर्ब होगी। जैसे आपको ब्रेक का पूछ लिया तो ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑन। अब ऐसा फ्रेजल वर्ब दे दिया तो आपको ब्रेक से संबंधित 3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ब्रेक अप का मतलब क्या, या ब्रेक इनटू का मतलब क्या, या ब्रेक डाउन का मतलब क्या। तो एक ही आपको मीनिंग अगर आपको आएगी, अगर आप सेंटेंस को पढ़ पा रहे हो तो सेंटेंस का अर्थ निकाल करके अपने फ्रेजल वर्ब का मीनिंग उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो यही आपके फ्रेजल वर्ब के संबंधित 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 8 होंगे और 1 क्वेश्चंस में आपको इसके क्लॉज को छोड़ करके बाकी सारे जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सिंथेसिस में आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल सिंथेसिस में भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन प्रीपोजिशंस में और फ्रेजल वर्ब में आपको ऑप्शंस होंगे। तो अपने विवेक से आप उसको अटेंड करें और उसको सही मार्क्स लगाएं। अब उसके बाद आपका सेक्शन जो डी आता है दोस्तों सेक्शन डी जो है वो पूर्ण रूपेण आपको टेक्स्ट बुक से संबंधित पूछा जाएगा। सेक्शन डी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बुक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको सेक्शन डी में फ्लेमिंगो बुक है, उसमें जो प्रोज का सेक्शन है उसमें एक आपका सीन पैसेज जो कि 6 नंबर का होगा और एक बड़ा क्वेश्चन आपके होगा और उसके बाद 2 आपके छोटे क्वेश्चन होंगे। अब फ्लेमिंगो में एक और भाग रह जाता है, वो रहता है आपके पोइट्री का। पोइट्री में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वो भी 14 मार्क्स का ही है। रोज और पोइट्री में मार्किंग का डिफरेंट नहीं है। जो पोइट्री सेक्शन है वो आपके 14 मार्क्स का है, तो उसमें 6 नंबर का आपको स्टेंजा दिया जाएगा दोस्तों। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पोइट्री सेक्शन है उसमें आपको 6 नंबर का स्टेंजा के लिए आपको 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं, फिर हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि आपको जो है हमने सर क्रिटिकल नोट्स लिखने होते हैं। मैं कहता हूं आपको क्रिटिकल नोट नहीं लिखने हैं किसी भी बुक में, ना कि एनसीईआरटी में भी नहीं, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन के दरमियान आपको किसी भी स्टेंजा के आपको क्रिटिकल नोट्स लिखने होते हैं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच मेंशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज ओवर कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट। और जो आप जो बात कर रहे हैं क्रिटिकल नोट्स के लिए वो आपकी लिटरेचर में काम आता है। अगर लिटरेचर का पार्ट अगर होता, अगर हम लोग साहित्य अंग्रेजी में पेपर अटेंड कर रहे होते और हमें किसी स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता, तब हमें जरूर कंपल्सरीली रूप से हमें जो है ये क्रिटिकल नोट लिखना होता है। तो 6 नंबर का आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर भी 4 नंबर का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कोई किसी पोइट्री का थीम आ जाए आपको या सेंट्रल आइडिया आ जाए, उसमें आपका आ सकता है, और 2-2 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके वो है विस्तास की। विस्तास में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आप थोड़ा सा गौर फरमाना कि तीनों ही टेक्स्ट बुक के सेक्शन में, जैसे फ्लेमिंगो के 2 भाग हो गए, पोइट्री और प्रोज, और जो विस्तास है उसमें खाली एक ही भाग रह गया। तो तीनों में देखोगे ना 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फ्लेमिंगो का जो है उसमें एक 6 नंबर का पैसेज आ रहा है, ठीक है, और जो पोइट्री सेक्शन है तो उसमें एक 6 नंबर का स्टेंजा आ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्या आएगा, तो विस्तार में आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो विस्तार के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद सेम यहाँ पर भी वही है कि 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब ये सब मिला करके आपको 28 + 40 यानी कि 42 मार्क्स का आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, और बाकी आपके 15 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन है, और उसके बाद में आपकी ग्रामर भी उसके अकॉर्डिंग ही है। तो ये सब मिला करके 18 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। आपको मैं फिर कह दूं,
आपको कोई लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको ईजी रहना है। जो मैंने आपको बातें बताई, आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सवालों को अटेंड करके, प्रैक्टिस करके, क्योंकि वहां पर लिखना कम होता है और सोचना ज़्यादा होता है। पहले उल्टा होता था, लास्ट ईयर्स में क्या होता था कि आपको लिखना तो बहुत ज़्यादा होता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता था बच्चों को। पर यहाँ पर आपके पास टाइम खूब है और आप जो है सोचना ज़्यादा है, लिखना कम है। और जैसे आपका 6 नंबर का इसका विस्तार में से है, 6 नंबर का रीडिंग सेक्शन है, आपके एक पैसेज पूछा जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपकी पोइट्री आपके ग्रामर से संबंधित जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सब मिला करके पेपर जो है बनाया जाएगा। अब आपको मैं फिर एक बार कह दूं, आप लोग इजी गोइंग रूप से अपना अध्ययन जारी रखें, परीक्षा से कुछ घंटे पहले रिलैक्स हो जाएं। कोई ऐसा हार्ड पेपर नहीं आता है बोर्ड का, और ऐसा भी नहीं कि पूरी मार्किंग नहीं होती है, मार्किंग पूरी भी होती है। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है आप अपना पेपर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अगर आप अपना पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशंस का विशेष महत्व है। क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया तो हम लोग जब उन्हें कोई खाना वाना सर्व करते हैं तो हम उन्हें सर्व करते हैं कि साहब ये हमारे भोजन है, ये हमारी सब्जी है, हमारी स्वीट्स लीजिए, वो लीजिए। तो वहीं यहाँ पर भी आपको अपने आंसर्स तक जो एग्जामिनर को लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि आपने रफ काम कर दिया, वो ढूंढता नहीं रहेगा। एग्जामिनर आपका कॉपी का आंसर ढूंढेगा नहीं, जितना ईजी गोइंग उसको आंसर मिलेगा तो उतना ईजी गोइंग आपको मार्क्स दे देगा। और अगर आपकी राइटिंग से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पर, लेकिन आपका काम व्यवस्थित होना चाहिए। जो सेक्शन आप लिख रहे हो उस सेक्शन को ही मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर डालो, और जहाँ अगर आपका पेज छूट रहा है तो आप उसमें पीटीओ करके आप उस सामने वाले एग्जामिनर को अगले पेज पर लेकर के जाओ। तो कुछ बेसिक सी बातें थी, आपको मैंने इसमें बता दी। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए बैठा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे एंड ब्लास्ट द इंग्लिश। ओके, मैं चाहता हूँ मेरे अच्छे बच्चे जो भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो आप 80 में से 80 मार्क्स लेकर के आएँ और रिकॉर्ड बनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन।